बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूँ। मेरी तरफ से पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में देखने वाले और सुनने वाले तमाम मोहतरम व्यूअर्स को वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 4 जून 2026 की तारीख है और दिन है जुमेरात का। हम अपना जो प्रोग्राम है, बैठक है, वो शुरू करते हैं, लेकिन आप एक दफा अपने और मेरे मरहूमीन को जो है वो याद कर लें, फातिहा पढ़ दें या कोई एक आयत या दुरूद इब्राहिमी उनको जो है वो ईसाल कर दें। लाजमी उनको आपने याद करना है। आज आपके सामने 3 मेन मुद्दे रखने हैं कि ताकत क्या होती है, ताकत क्या करती है, ताकत के डायनामिक्स क्या होते हैं। हमने एक कंपैरिजन ड्रॉ करना है जनरल आसिम मुनीर, जो इस वक्त पाकिस्तान के स्याह सफेद के मालिक हैं, फिर फिरौन, आप जानते हैं रामसीस II, इसने खुदाई का दावा किया था, बहुत जबरदस्त इसका दौर हुकूमत था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडोल्फ हिटलर को, एडोल्फ हिटलर ने क्या किया, एंड पे क्या निकला, और फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, आप जानते हैं बनु उमैया के, ये वो खलीफा या बादशाह थे जिनको खलीफा राशिद तक कह दिया गया कि ये 5वें खलीफा राशिद है। ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और जो है वो आपके सामने जो टर्म है मेमेंटो मोरी, ये कब इस्तेमाल हुई और इसका क्या मतलब है, और ये भी आपके सामने रखना है कि हम जो कुछ भी हों इस दुनिया में हम फानी हैं, हमने फना हो जाना है, हमने मर जाना है, खाक हो जाना है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज 4 जून 2026 तक आप देख लें, हमें उम्मतों का ही नहीं पता कि कितनी उम्मतें थी, और अंबिया 1,24,000 पैगंबर कहा जाता है, वो आए, किस दौर में आए, किस सरजमीन पे आए, ज्यादातर हमारे पास मालूमात नहीं है। एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं बड़े मशहूर, उन्होंने माफी का मुतालबा किया है कि इमरान खान से माफी मांगी जाए। किस बात पे, ये आपके सामने मुद्दा रखना है। और हमारा तीसरा मुद्दा होगा कि पानी इतना सस्ता नहीं है। ये उस पानी की बात नहीं हो रही जो मिनरल वाटर होता है या बोतलों में होता है, ये आम पानी होता है नलकों वाला। जाहिर है आप जहां से भी पिए मुफ्त होता है, नहर से पी लें, तो उसकी कीमत पर बलूचिस्तान की गैस चूसी गई और इस्तेमाल की गई। किसने इस्तेमाल की, उससे कितने पैसे बने और ये किसने इंकशाफ किया है, ये आपके सामने जो मेन मुद्दे हैं वो रखने हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ हम खबरों को टच करेंगे जो ताज़ा तरीन खबरें हैं। मसलन अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जो रुकावट आ रही है, जो मसला बना हुआ है, तो वो यूरेनियम है। हम यूरेनियम हासिल करना चाहते हैं और ईरान उससे इनकारी है। इसमें कोई शक नहीं है कि यूरेनियम वाकई मसला बना हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि हालात जो है वो जूं के तू हैं, हालात में कोई तब्दीली नहीं आई, और ये बेंजामिन नेतन्याहू को सूट करता है कि हालात में तब्दीली ना आए। मार्को रूबियो आगे चल के कहते हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका ने जंग जीत ली है। वाकई पूरी दुनिया जानती है कि जो आपके साथ हुआ है, जो ईरान ने आपके साथ किया है, वो आप बहुत सारे अरसे तक याद रखेंगे, क्योंकि अमेरिकन अटॉर्नी जनरल कह रही हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर ना होते तो जेल में होते। जब से हमारे वालों के साथ दोस्ती लगाई है ना, तो डोनाल्ड ट्रंप की भी वही हालत है, उनको इस्तिस्ना हासिल है, वो सदर है। वरना एप्स्टीन फाइल्स, गोश्त खाना, गोश्त का इस्तेमाल करना, मैंने आपको कई दफा कहा है, डार्क वेब पे जाएं, आपको अपनी आंखों पे और कानों पे यकीन नहीं आएगा कि ये शैतान के चेले क्या कुछ जो है वो करते रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये जेल में होते, जिस तरह हमारे हुक्मरान हैं। हमारे हुक्मरान अगर हुक्मरान न हो तो जेल में होंगे, और ओरिजिनल जेल में होंगे, इमरान खान की तरह बेगुनाह नहीं, ओरिजिनल जेल में। अगली खबर, आज बड़ा मुज़ाहिका खेज दावा किया है अंसार अब्बासी ने। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनाफिक है, सफेद दाढ़ी है,
पहले दूध पाक ट्वीट करते हैं, फिर सारा दिन उठाते हैं नखरे और ये बड़ी आयतें, बड़ा जिस तरह हम हैं मुनाफिक हैं, मनहसुल कौम हम मुनाफिक हैं। आप जानते हैं कि जो फॉर्म 47 पर पीटीआई का बयानिया था ना, वो सच साबित नहीं हुआ। अब बताएं इस बंदे का कोई इलाज है? और दलील क्या देते हैं कि जितने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे उन्होंने पिटीशनें मुस्तरद कर दी हैं। जज किसने लगाए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के, क्यों लगाए, कैसे लगाए, और फिर मुस्तरद कर दिए। ठीक है, आज ये मेन लीड है जंग की मेन लीड है, खबर है। आप अपने हलकों में नजर दौड़ा लें, कौन जीता कौन हारा, लेकिन ना जर्नैलों को पहले कभी अकल आई, ना अब अकल आएगी। इन्होंने मुल्क गंवा दिया, इनको अकल नहीं आई, तो क्या इनको अकल आएगी? बहरहाल अखबारों पे ये सुर्खियां लगवाते रहे अपने पेड टाउटों के जरिए। मैंने आपको बताया इधर पिंडी में 12 सीटें थी, मैं चशमदीद गवाह हूं यहाँ पे क्या हुआ। लेकिन इंसार अब्बासी इस्लामाबाद वाली 3 सीटों पे तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा था बयान हल्फी भी लूंगा, बयान हल्फी झूठा हुआ तो जेल भी भेजूंगा, बाहर से फ्रांजिक कराऊंगा तीनों हलकों का, फिर पता चलेगा। ये तारिक फजल चौधरी को कहा था। फिर क्या हुआ? फिर तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री या सनद जाली निकल आई सिंध में, उन पे केस हो गया और फिर उनको फारिग कर दिया गया। अंसार अब्बासी कह रहे हैं कि पीटीआई का बयानिया जो है वो खत्म हो गया। ये एक लेफ्टिनेंट जनरल है खालिद रिंग लोधी, बड़ी अहम पोजीशन पे रहे हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अगर माफी की बात आई ना, माफी की, तो माफी तो फिर इमरान खान से मांगे। 8 फरवरी 2024 की माफी मांगे सिकंदर सुल्तान राजा जो इलेक्शन, ये खालिद रिंग लोधी कह रहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि 26 नवंबर की माफी मांगे वजीर दाखिला जो सीधी गोलियां मारी गई। उसके बाद कहते हैं कि निशान छीनने पर कादी लानती, कादी फैज वो माफी मांगे। और इनके पीछे कौन था? इनके पीछे वो था जिसका पैगाम मोहसिन नकवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाते हैं और वो फैसला करते हैं। इनके पीछे जनरल आसिम मुनीर, नदीम अंजुम, DGI उस वक्त के सारे वही थे। तो माफी मांगे, बिल्कुल इमरान खान से माफी मांगे, इमरान खान की घुटनों को हाथ लगाएं। ये मुन्ने के अब्बा हैं। अब आप कहेंगे मुन्ने के अब्बा कौन है? मुन्ने के अब्बा हमारा मुआशरा है इंडिया का, पाकिस्तान का। शोर का नाम न लेना, आजकल तो होता है खैर, लेकिन मुन्ने के अब्बा, सैफुल्ला के अब्बा, खालिदा के अब्बा, ये वो बने हुए हैं हमारे लिए कि इनका नाम नहीं लेना, इनका नाम नहीं लेना। ये मुन्ने के अब्बा है। अतौला मेंगल ने कहा था कि ये एक चेहरा सामने रखते हैं 78 साल से, और इनके हाथ में तवा होता है, जर्नैलों के हाथ में तवा। जब कोई भैड़ा, जिस तरह आजकल हो रहा है, जिस तरह भैड़ा काम कोई हो जाए तो वो तवा फौरन निकाल के सियासतदानों के मुंह पर मल देते हैं। यही सब कुछ को खुद करते हैं, सब कुछ मुन्ने के अब्बा करते हैं, सब कुछ मुन्ने के अब्बा करते हैं। इलेक्शन, निशान छीनना, 26 नवंबर मुरीद के किसने किया? सिविलियन जितने ताकतवर हैं। अतौला मेंगल आगे चल के लिखते हैं कि भुट्टो को ऐसे फांसी पे लटकाया जिस तरह कोई चूहा भी नहीं लटकाता, इस तरह फांसी पे लटकाया। माफी इन्होंने मांगनी है, मुन्ने के अब्बा ने। ये जो मुन्ने के अब्बा है ना सारे, फातिमा जिन्ना की माफी, 4 मार्शल लॉ की माफी, पाकिस्तान तोड़ने की माफी, इंसानी हकूक गस्ब करने की माफी, हर इलेक्शन इंजीनियर करने की माफी, इन्होंने माफी मांगनी है, इन्होंने। और वही खालिद रिंग लोधी ने कहा है कि ये माफी मांगे। इमरान खान ने तो माफी नहीं मांगनी, ना इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए। किस बात की माफी? ये खालिद रिंग लोधी ने कहा है। कैसर बंगाली क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बलोचियों की गैस इस तरह चूसी गई, इस तरह ली गई, इस कीमत पर ली गई, पानी से सस्ती। पानी से ली किसने?
महमूद नियादी ने, मालूम मुसल्ली ने, अलादित्ता नाई ने, नहीं, जर्नैलों ने। और बनाया क्या? बनाया क्या? फर्टिलाइजर, खाद, कहीं पे 8,000 की बोरी है, कहीं पे 10,000 की बोरी है, गैस फ्री ली, पानी, ये कैसर बंगाली कह रहे हैं, मारे मिशत कितने पैसे पे किए? पानी। और बना क्या रहे हैं? गैस, ओ सॉरी, खाद। पूरे पाकिस्तान में इनकी जारादारी है, पूरे पाकिस्तान में खाद पे। इंडिया में 275 का गट्टू है, यहां पे 8,000 का है, 11,000 का है। कितना माल बनाया इन्होंने और बना रहे हैं। इसके बदले में बलोचों को क्या मिला? BLA। बलोचों को क्या मिला? 16 जिलों में पानी नहीं है। बलोचों को क्या मिला? मशकशुदा लाशें। बलोचों को क्या मिला? हेलीकॉप्टर से जिंदा बंदे गिरा देना। क्या मिला बलोचों को? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा रकबे के लिहाज से, पाकिस्तान का दुबई, गवादर, गहरे पानी, दुबई से बेहतर लोकेशन, सी पैक का मरकज। मिला क्या? मिला ये कि चौधरी मंजूर कहते हैं, चौधरी मंजूर पीपल्स पार्टी के 300 अरब रुपया, 300 अरब सी पैक से निकाल के, सी पैक से ऑरेंज ट्रेन बना दी गई लाहौर में। क्यों? लाहौरी आसमान से उतरे हैं? ये फौज पंजाब की है, बकौल महमूद खान चकजई, 4 जिलों की है। शुरू होता है गिलगित से, उधर बिजली नहीं है, खत्म होता है बलोचिस्तान में, उधर बिजली नहीं है। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन, वहां से 300 अरब निकाल लिया। और बलोचों को क्या मिला? यानी अगर सिर्फ सियाहत को फरोग दिया जाए ना, सियाहत को, सिर्फ गवादर, गवादर लाखों डॉलर दे सकता है। और ये एक सिविलियन ने खरीदी थी, पता है आपको? सर फिरोज खान नून, मेरे पड़ोसी थे, सरगोदा के थे, उन्होंने ये खरीदी थी ओमान से, ये उन्होंने खरीदी थी और पाकिस्तान को दी थी। लेकिन ये मुन्ने के अब्बा, सारे मुन्ने के अब्बा सारे आए, खलीवली किया प्रोग्राम। खलीवली हमारा बड़ा मैच हो रहा होता था, बड़ा कांटेदार। छोटे थे ना, 10वीं में, 9वीं में, शुरू से मैं क्रिकेट का दीवाना था, तो कोई ना कोई बड़ा बंदा आ जाता, दाढ़ी वाला या मूंछों वाला, मुझे भी 2 बालें खेलने दे। पत्तों से कख नहीं लगता था, लेकिन हमें दे के बल्ला ले लेता, 2 बालें खेलने दे। अब वो महल्ले का चाचा होता, मामा होता, दादा होता, हम चुप करके ठीक है, मैं 2 बालों से कराते, मैं हवा में बल्ले को, हमारा इतना जो है ना वो मैच हो रहा होता था। आपको पता है छोटी उम्र के मैच, लड़ाई झगड़ा, ये इसी तरह करते हैं। ये आते हैं खलीवली गए, कोई भावलपुर गया, कोई पागल हो गया, छतों को घूर घूर के, किसी को फाले को जो गया, नट बच गए, बस सरकारी मुलाजिम मुन्ने के अब्बा। पानी से सस्ती गैस कर, ये नहीं कि कर रहे थे, कर रहे हैं। जब पूरे मुल्क में CNG का जाल बिछा हुआ था, तो पूरे बलोचिस्तान में क्वेटा में एक CNG था, गैस उनकी थी, गैस उनकी थी। ये हालत है। हम तो कहते हैं कि बलोचिस्तान का जो हिस्सा है उसमें से 1 रुपया हराम हो पूरे पाकिस्तान पे, बलोचों पे लगाएं। बलोचों को स्कूल दें, अस्पताल दें, पानी दें, सड़कें दें, सिक्योरिटी दें, बेहतरीन ट्रांसपोर्ट दें, मेट्रो दें, ऑरेंज दें। सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा हक है बलोचों का। बागैरत हैं, हया वाले हैं, साथ देने वाले हैं, वफादार हैं। मैं बागैरत कह रहा हूं, अल्लाह माफ करे, गलत नहीं समझना, गैरत वाले। तो वो कैसर बंगाली कहते हैं कि पानी के भाव इन्होंने खींच ली, चूस रहे हैं, और बन रही है खाद।
साड़ी जुतियां सादे सिर, या तो उनको खाद फ्री कर दे कि आपकी गैस से बन रही है। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है, किसान कार्ड से किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। मुख्यमंत्री पंजाब की, ये ऐसे दगड़ दल्ले हैं, मादरत, दगड़ दल्ले, मादरत, दड़ दल्ले, मादरत। मैं एक कमीज पहनता था, देहातों में इसी तरह होता है ना, नीचे से एयर कंडीशन लिबास होता है, ऊपर से एक कमीज। ये यही कह रहे हैं, गेम चेंजर, सी पैक, SIFC, गवादर, अब किसान कार्ड, गेम चेंजर। क्या बदला है मुल्क में? 3.5 साल एक दरवेश ने लगाए, पता लगा लोगों को कि हां कुछ हो रहा है मुल्क में, कुछ हो रहा है। टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन हो रहा है कुछ। पूछ लें, अभी पूछ लें। मैं जो प्रॉपर्टी वालों के साथ ज्यादा उठता बैठता हूं, मेरे दोस्त हैं कुदरती तौर पे, वो कहते हैं जी पैसे हमने कमाए हैं पहले नंबर पर मुशर्रफ के दौर में और दूसरे नंबर पे खान के दौर में हमने पैसे कमाए प्लाटों से, रकबों से। अब तो पूछ लें, मेरी तो ज्यादा दोस्ती उनके साथ है। किसान कार्ड तकदीर बदल देगा। इन्हीं की तकदीरें बदली हैं, इन्हीं की। इसहाक डार का बेटा दुबई में बैंकरप्ट होकर इधर वजीर लग गया। जुनैद सफदर की दूसरी शादी हो गई है। 10 अरब का जहाज आ गया। मरियम औरंगजेब की वो डड्डू से टड्डी बन गई है, उसका मुंह जरा लंबा हो गया है, उसकी सर्जरी हो गई है। ये यामिनी की तकदीरें बदल रही हैं, और तो किसी की तकदीर नहीं बदली। बहरहाल किसान कार्ड से बदल जाएगी, ठीक है जी। बैनुल अक़वामी मंडियां दबाव में है फिर। ईरान, अमेरिका, इजराइल, और जो तेल की कीमत है वो $100 से पर बैरल क्रॉस कर गई है। और ये हमारे लिए, एक दोस्त कह रहा था कि ईरान जीता या ईरान जीता या अमेरिका जीता, तो तीसरे दोस्त अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान जीता। 10 महीनों में 2740 अरब रुपए अगले हम परे मारे कमा के, पेट्रोलियम लेवी तो परे मारे। बाकी पाकिस्तान जीता, जर्नैल जीत गए। मैं तो कहता हूं ये दिल से कहते हैं जंग बंद ही ना हो। इनका क्या है, अमेरिका, ईरान, सहरा, कभी इधर कभी उधर। पेट्रोल पाकिस्तानी सरकारी, जहाज सरकारी, जिसको मोड में फोसी लगाते हैं जहाज में वो सरकारी। असल में मैं कहता हूं कि ये जब जहाजों पे जाते हैं ना, तो जहाज को थ्रू कर दें। जब वॉशरूम में जाए ना तो थ्रू कर दें। कराची के ऊपर से गुजरे, लाहौर के ऊपर से गुजरे, मियांवाली के ऊपर से गुजरे, इस्लामाबाद के ऊपर से गुजरे, और खासकर गंदी आबादियां, उधर से ये वॉशरूम थ्रू कर दें, ताकि वो सारा कुछ लोगों के सरों पे आए। लोगों को शायद, लेकिन मुश्किल है। लोग है अक्सर खैर है, लोग अक्सर भाई ठीक है। बहरहाल ये $100 पर बैरल। उसके बाद ट्रंप चूंकि फ्रस्ट्रेटेड है आजकल, उसने कहा है कि 60 मुल्कों पर टैरिफ मजीद लगेगा। खुशखबरी यह है कि भारत के साथ पाकिस्तान भी शामिल है। सफारत ख्वारी हो रही है ना, सफारत ख्वारी, तो उसका ये नतीजा मिलना था। इसमें इंडिया भी शामिल है, इसमें हम भी शामिल हैं। गजा पीस बोर्ड में बड़े धूम धड़के के साथ ढोल बजे, शरनाइयां बजी, ये हो गया, टीवी पे प्रोग्राम चले, साफियों ने कपड़े फाड़ दिए, लहंगे फाड़ दिए, पैंटें उतार दी। गजा पीस बोर्ड, ताजा हमले हुए हैं गजा पे, 9 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। 9 फलस्तीनी। उस मलबे पे बमबारी, मलबे के अंदर छुपे हुए लोगों पे बमबारी, बच्चों पे बमबारी, मर्दानगी तो हुई ना जी। 9 अफराद शहीद हुए हैं। उसके अलावा फुटबॉल टूर्नामेंट आ रहा है, आपको पता है, फीफा वर्ल्ड कप। इसके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 1 अरब लोग इसको देखते हैं। 1 अरब, वाकई कमाल की गेम है यार, कमाल की। 1 अरब लोग, इसमें ईरान भी शामिल है, उसने खेलना है वर्ल्ड कप। तो अमेरिका ने कहा कि ईरान को बाहर निकालें और किसी यूरोपीय मुल्क को, इटली का नाम आया था कि इटली को खिलाएं, या बहरहाल
मेक्सिको ने अमेरिका का जो हुक्म था उसे जूते की नोक पर रखा और ईरान की टीम को वीजे जारी कर दिए। अब ईरानी, क्योंकि ये पहली दफा जो टूर्नामेंट है ये 3 मुल्कों में हो रहा है, कनाडा में, अमेरिका में और मेक्सिको में। ये पहली दफा बहुत बड़ा टूर्नामेंट, मेरा ख्याल है 36 टीमें हैं, महीने से ज्यादा जारी रहेगा। इसको एंजॉय करें, बड़ा मजेदार टूर्नामेंट होता है, बड़ी मजेदार टीमें होती हैं, बड़े मजेदार खिलाड़ी होते हैं। बहरहाल खबर यह है कि ईरानियों के वीजे लग गए हैं, हमें बड़ी खुशी है, ईरानी जाएं। हमारा तो दिल है कि ईरान का मैच आए अमेरिका के साथ और हम ईरान को सपोर्ट करें। बहरहाल जी, ये एक तजरिया पेश किया है गोरे ने, इसको गौर से सुनना है। वो कहता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान और ये जो अरब के मामलात हैं, अरबों के अड्डे और ये वो, इस पे खर्च किए हैं $4 ट्रिलियन, खरब, 4 खरब डॉलर्स अमेरिका ने जंगों पे खर्च किए। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि इसी दौरान चीन ने $4 खरब खर्च किए हैं। किस पे? चीन में दुनिया की तेज तरीन ट्रेनें, सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी, 400 मिलियन जो है ना वो घर, 400 मिलियन घर गुर्बत खत्म करने के लिए ये बनाए। चांद और मरीख पर अपने मिशंस भेजे, चांद और मरीख पे 140 मुल्कों के साथ तजारती कनेक्शन, तजारती, जिस तरह अब ट्रेन वो जलालाबाद जाएगी और मजार शरीफ, फिर आगे 6 रियासतों को 140 मुल्कों के साथ कनेक्शन कायम किए। ये पॉजिटिविटी होती है। उसने 4 ट्रिलियन कहां खर्च किए? बंदे मारने पे, बच्चे मारने पे। चाइना ने कहां खर्च किए? अच्छा, अब तीसरा मुल्क भी है, अभी बात खत्म नहीं हुई। यहां पे 4 सालों में मुन्ने के अब्बा ने लिया है 57 ट्रिलियन, 57 ट्रिलियन लिया है मुन्ने के अब्बा ने। किधर? कोई पत्ता? ये $4 ट्रिलियन अमेरिका जंगें, चाइना के 4 ट्रिलियन बताए, यहां पे 57 ट्रिलियन रुपए, वो डॉलर्स हैं, 57 ट्रिलियन रुपए, इनको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें, मुन्ने के अब्बों ने लिए। किधर गए 4 सालों में? 74 साल में लिए गए 40 ट्रिलियन, 74 साल में, 4 साल में लिए गए 57 ट्रिलियन। किधर है? अगर आपको पता चले तो मुझे भी बताना है। जिस दिन आपको पता चल जाए मुझे भी बताना है वो किधर गए। इस तरह मुल्क किसी तरह होते हैं जहां मुन्ने के अब्बा हो ना, नाम लेने पे पाबंदी हो। ठीक है जी। अब जो मेन मुद्दा है, जनरल आसिम मुनीर साहब ने मरना है या नहीं, फानी है, क्या ख्याल है आपका? एक दिन यही इंशाल्लाह आप होंगे, यही मैं हूंगा, ये शख्स घर बैठा होगा और लोग ऐसी ऐसी स्टोरी में बता रहे होंगे। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह भी बता रहे हैं, ये 2 मुंह वाला सांप हामिद मीर हो गया, ये जो अब सारे वो सुहेल वड़ाच हो गया, रोटी खाने वाली मशीन, ये उस वक्त बोलेंगे दड़ दल्ले मादरत, दगड़ दल्ले मादरत, उस वक्त बोलेंगे और अब कानों को हाथ लगाएंगे और अब याया को याद करेंगे, याया को। ये एक एनालिसिस आपके सामने रखना है। रूमी तहजीब में एक कदीम अखलाकी तसव्वुर, एक तसव्वुर था। तसव्वुर क्या था? मेमेंटो मोरी। अब ये मेमेंटो मोरी क्या था? पाया जाता था, ये तसव्वुर पाया जाता था, जिसका मफहूम है या जिसका मतलब है याद रखो तुम फानी हो। मेमेंटो मोरी, याद रखो तुम फानी हो, सबके लिए है। जब कोई फातेह जर्नैल जंग के बाद शहर में दाखिल होता तो फिजा नारों, तालियों और तहसीन से गूंज उठती और वो लम्हा
इंसानी जलाल व इफ्तिखार के उरूज की तस्वीर बन जाता, मगर उसी शोर और सताइश के दरमियान एक मध्यम और हल्का हल्का म्यूजिक चलाया जाता जो कानों में बजता, और वो म्यूजिक होता मेमेंटो मोरी, मेमेंटो मोरी, मेमेंटो मोरी, याद रखो तुम फानी हो। उनको भी शौक था मेरी तरह सात समंदर, लेकिन वो चलाते थे मोमेंटो मोरी। ये महज एक जुमला नहीं था, बल्कि ताकत के नशे के मुकाबिल इंसानी कमजोरी की याद दहानी थी। ताकत एक रोज मिली रस्ते में ताकत की राजकुमारी, बोली के चरण छू मेरे और जीत ले दुनिया सारी। मेरे दिल ने कहा सुन पगले ये अहद वफा 2 दिन का, ताकत की हकीकत क्या है ताकत का नशा 2 दिन का। मेरे दिल ने कहा कि बहुत महदूद है, ये याद दहानी होती थी मेमेंटो मोरी। जी, ताकत बिजाते खुद न खैर है न शर, वो एक जरिया है जिसकी अखलाकी हैसियत उसके इस्तेमाल से मुतय्यन होती है। आप इस्तेमाल किस तरह करते हैं। एक ही इख्तियार इंसाफ का वसीला भी बन सकता है और इस्तेसाल का आला भी। इंसाफ भी इस्तेसाल भी। खुलफा राशिदैन ने क्या किया। ताकत अब क्या हो रहा है जी, एक ही कुव्वत मुआशरे की तामीर भी कर सकती है और उसकी बुनियादें भी हिला सकती है। हिल नहीं गई बुनियादें। फर्क ताकत में नहीं बल्कि उस शऊर, किरदार और इखलाकी समत में होता है जो उसे बरूए कार लाती है। आपकी समत क्या है। आपके पास ताकत है, आपके पास आपकी समत क्या है। जब इख्तियार खिदमत के बजाय इस्तेहकाक में तब्दील हो जाए, मेरा हक है। जब मनसब जिम्मेदारी के बजाय बर्तरी की इलामत बन जाए और जब इंसान खुद को एहतसाब से बालातर समझने लगे तो ताकत अपनी इखलाकी बुनियाद खो देती है। जब लाइफ टाइम इस्तिस्ना ले लिया जाए, खत्म, खो देती है ताकत। जी, इसके बरक्स जब इख्तियार अमानत समझा जाए, ताकत को जवाबदेही के शऊर के साथ इस्तेमाल किया जाए और फैसला साजी को इंसाफ का पाबंद बनाया जाए, तो यही कुव्वत फर्द की इस्लाह, इदारों की मजबूती और मुआशरे की तामीर का जरिया बन जाती है। यही ताकत सीधा कर देती है। बिल्कुल हकीकत यह है कि ताकत आजादी नहीं बल्कि जवाबदेही की एक बुलंद तर सत्ता है। ताकत तो है, वो आजादी तो है ही नहीं। ताकत तो बांध देती है, ताकत में तो आजादी है ही नहीं। वो जरा सा यूरोपियन या अमेरिकन जरा इधर उधर कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इस्तीफा नहीं देना पड़ता, कोई आजादी थोड़ी है। वो कोरोना में एक पार्टी की थी बरतानिया के वजीर आजम ने, पार्टियों पे पाबंदी थी, बोरिस जॉनसन, आखिर इस्तीफा देना पड़ा कि इतनी आजादी तुम पार्टियां कर रहे हो कोरोना में, ये आजादी नहीं है। जी, ये हकीकत यह है कि ताकत आजादी नहीं बल्कि जवाबदेही की एक बुलंद तर सत्ता है। जितना इख्तियार वसी होता है उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ती है मुन्ने के अब्बा, और जितना असर गहरा होता है उतने ही उसके नतायज दूर रस हो जाते हैं। ताकत के साथ हमेशा नतायज जुड़े होते हैं और नतायज के साथ एहतसाब। 4 साल के क्या नतायज निकले, अभी 57 ट्रिलियन बताया, ताकत के क्या नतायज निकले। अब इन नतायज का एहतसाब तरीका तो यह है रस्से टोके। एक यूरोपीय सियासी शख्सियत से मंसूब एक वाकया इस हकीकत की तरफ इशारा करता है। जब उससे जिंदगी के सबसे बड़े सबक के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया, जब मुझे इक्तदार मिला तो मुझे लगा मैं ताकतवर हो गया हूं, मगर हकीकत यह थी कि मैं सबसे ज्यादा जवाबदेह हो गया था। क्या हो रहा है ट्रंप के साथ, कितनी बेइज्जती हो रही है कांग्रेस में।
پھر اس نے اسی خیال کو ایک مختصر مگر گہرے جملے میں یوں سمیٹا: پاور از ناٹ فریڈم، پاور از ریسپانسبلٹی انڈر اے مائکروسکوپ۔ ایسی ذمہ داری جس پہ مائکروسکوپ لگی ہوئی ہے، لوگ دیکھ رہا ہے لوگ، ایسی ذمہ داری۔ اسلامی فکر نے طاقت کے اس تصور کو صدیوں پہلے نہایت واضح انداز میں بیان کر دیا تھا۔ قرآن مجید انسان کو زمین پر خلیفہ قرار دیتا ہے، ایسا فرد جو مطلق اختیار کا مالک نہیں بلکہ ایک امانت کا حامل ہے۔ اس تصور میں طاقت کوئی پیدائشی حق نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کا لازمی نتیجہ جواب دہی ہے۔ کوئی بھی جواب مانگے، کسی بھی وقت مانگے، کوئی ڈی جی آئی ایس آئی نہیں، کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں، کوئی آرمی چیف نہیں، جواب دہی۔ اسی لیے قرآن امانتوں کو اہل لوگوں کے سپرد کرنے اور عدل کے ساتھ فیصلے کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اہل لوگ کن کے پاس ہے امانتیں؟ دی گئی منع کے ابوؤں نے، فارم 47۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اصول کو ایک جامع اخلاقی ضابطے میں سمو دیا: ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ اصول صرف حکمرانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس فرد کے لیے ہے جو کسی نہ کسی درجے میں دوسروں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ٹیچر ہے، کسان ہے، فورمین ہے، ڈی سی ہے، اے سی ہے، کوئی بھی ہے، کیونکہ جہاں اثر ہے وہاں طاقت ہے، اور جہاں طاقت ہے وہاں جواب دہی ناگزیر ہے۔ تاریخ اس حقیقت کو مختلف کرداروں کے ذریعے نمایاں کرتی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اقتدار کو اعزاز نہیں بلکہ امانت سمجھا۔ ان کے نزدیک حکومت اختیار کا نہیں بلکہ اعتصاب کا نام تھا۔ انہوں نے طاقت کو ذاتی مفاد یا خاندانی برتری کا وسیلہ بنانے کے بجائے عدل، دیانت اور عوامی امانت کے اصولوں کے تابع رکھا۔ اسی لیے ان کا مختصر دور حکومت بھی تاریخ میں ایک اخلاقی معیار کی حیثیت رکھتا ہے کہ کیا دور تھا۔ جی، اس کے برعکس فرعون کا کردار طاقت کے فریب کی نمائندگی کرتا ہے۔ اختیار اور وسائل کی فراوانی نے اسے یہ گمان دے دیا کہ وہ عام انسانی حدود سے ماورا ہے، لائف ٹائم استثناء۔ جب طاقت خود اعتصابی سے آزاد ہو جائے تو انسان حقیقت سے دور اور خود فریبی کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہی راستہ بالآخر زوال پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ اگلی مثال جدید تاریخ میں ایڈولف ہٹلر اسی المیے کی ایک اور مثال ہے۔ اس نے قومی محرومیوں اور اجتماعی بے چینی کو طاقت میں تبدیل کیا، مگر اقتدار کا ارتکاز جلد ہی اخلاق، عقل اور انسانیت پر غالب آ گیا۔ نتیجہ صرف ایک فرد یا ایک قوم کا نہیں، پوری دنیا کا سانحہ بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا؟ ہٹلر کی وجہ سے طاقت۔ ان تمام مثالوں میں ایک مشترک حقیقت نمایاں ہے کہ طاقت انسان کو بڑا نہیں بناتی بلکہ اسے ظاہر کر دیتی ہے۔ ایکسپوز، مولا علی نے فرمایا تھا، رتبہ یا طاقت انسان کو تبدیل نہیں کرتی، ایکسپوز کر دیتی ہے۔ میں جو یہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں نا، مجھے کل کو کوئی عہدہ مل جائے، پھر آپ میرا روپ دیکھیے گا کہ ایکسپوز ہوا ہے کہ نہیں۔ یہاں تو بڑی باتیں کرتا ہے، یہ مولا علی نے فرمایا تھا۔ جی، ظاہر کر دیتی ہے۔ اسی لیے تہذیبوں کا زوال عموماً بیرونی حملوں سے پہلے داخلی کمزوری سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا زوال کہاں سے شروع ہوا اور جاری ہے؟ اندرونی۔ باہر سے کس سے خطرہ ہے ہمیں؟ لیکن اندر حالت دیکھیں، جب قانون انصاف کے بجائے مفاد کی خدمت کرنے لگے، مفاد کی، تنخواہیں، بی ایم ڈبلیو، جب اعتصاب طاقتور کے دروازے پر رک جائے، اور جب ادارے اصولوں کی بجائے اشخاص کے تابع ہو جائیں۔ پنجاب کی رانی چلا رہی ہے،
تو معاشرے بظاہر قائم رہتے ہوئے بھی اندر سے کھوکھلے ہونے لگتے ہیں. ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے, ہو رہا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ سلطنتیں اکثر دشمنوں کے حملوں سے پہلے اپنی اخلاقی بنیادوں کے انہدام سے شکست کھاتی ہیں. ناانصافی، بے حسی، بدعنوانی اور ذمہ داری سے فرار وہ دیمک ہیں جو قوموں کو اندر ہی اندر چاٹ جاتی ہیں. چیک کر لیں. یہی اصول افراد اور اقوام دونوں پر یکساں لاگو ہوتا ہے. جن معاشروں نے طاقت کو امانت سمجھا انہوں نے قانون، تعلیم، نظم، احتساب اور اجتماعی ذمہ داری کو اپنی بنیاد بنایا اور محدود وسائل کے باوجود ترقی کی، بلندیاں حاصل کی. اور جنہوں نے طاقت کو ذاتی مفاد اور استحقاق کا ذریعہ بنا لیا وہ وسائل کی فراوانی کے باوجود استحکام برقرار نہ رکھ سکے. کیا چیز نہیں ہے ہمارے پاس؟ وسائل نہیں ہے، زمین نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، دریا نہیں ہے، گیس نہیں ہے، معدنیات نہیں ہے، لیکن ساتھ منے کے ابا ہے. منے کے ابا. جی، آج دنیا کا سب سے بڑا بحران وسائل کی کمی نہیں بلکہ کردار کی کمزوری ہے. کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں. A nation's strength does not depend upon its wealth but depend upon its man of high character. کردار کی کمی ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے. جی، معلومات پہلے سے زیادہ ہیں مگر حکمت کم ہے. اثر پہلے سے زیادہ ہے مگر بصیرت کم ہے. اور اختیار پہلے سے زیادہ ہے مگر جواب دہی کمزور پڑتی جا رہی ہے. سوال پوچھ اٹھا لیتے ہیں، ڈانگا مارتے ہیں، سوٹے مارتے ہیں بجائے جواب دینے کے. جدید دنیا کے بہت سے بحران اسی عدم توازن کی پیداوار ہے. آخری لائنیں. تاریخ کا فیصلہ ہمیشہ ایک ہی رہا ہے. جس نے طاقت کو امانت سمجھا اسے احترام ملا اور جس نے اسے استحقاق اپنا حق سمجھا وہ بالآخر احتساب تاریخ سے نہ بچ سکا. تاریخ نے اس کا احتساب کیا. تاریخ نے. کیونکہ طاقت کبھی تنہا نہیں آتی، وہ اپنے ساتھ ذمہ داری، احتساب اور نتائج کا بوجھ بھی لاتی ہے. اسی لیے انسانی تاریخ کی طویل تجربے نے بارہا یہی ثابت کیا ہے کہ اختیار کی اصل عظمت اس کے حجم میں نہیں کہ کتنی طاقت ہے بلکہ اس کے استعمال کی اخلاقیات میں ہے. یہ نہیں کہ اتنی طاقت، استعمال کیسے کر رہے ہیں طاقت کو. استعمال. اور شاید انسانی تاریخ کا سب سے اٹل اور غیر جانبدار فیصلہ آج بھی یہی ہے. طاقت آزادی نہیں، جواب دہی کا دوسرا نام ہے. آج بھی دنیا کا میوزک ہے میمنٹو موری، انسان فانی ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.